आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आयनिक बॉन्ड यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट अस नो हाउ इट वाज फॉर्म्युलेटेड ओरिजिनली। ठीक है, पहले इसके बारे में कैसे बातें चलती थी, ठीक है ना, कैसे हमने आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को बनाया। Kozel pointed out that the ions are formed by the loss or gain of electron, and they would be stable if they attain noble gas configuration NH2 NP6। कोजेल ने पहली टाइम देखा कि आयंस जो है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लूज होने में बनते हैं। अभी हमारे लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है, और ये ऐसा करने पे अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं तो हाँ, ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन को लॉस होने से अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होती है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस ये फेवरेबल है, ठीक है ना। और जो हमारे आयंस है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, सिंस दे अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। A reaction between sodium and chlorine result in the formation of sodium ion and chloride ion। सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराओ तो सोडियम क्लोराइड आयन बनते हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na प्लस। बोथ टाइप्स बीइंग्स हेल्ड टुगेदर, दोनों जो आयंस हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आयन, ये दोनों एक दूसरे से टाइटली बाउंड हो जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमें पता है ये चीजें। इन द प्रोसेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो हम एक इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करते, हम हमेशा 1 मोल के लिए चीजों को डिफाइन करते हैं। इन दिस प्रोसेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, 1 मोल सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, 1 मोल क्लोरीन के पास, टू 1 मोल एटम ऑफ क्लोरीन। और फाइनली हमें क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस आयंस। और ये जो आयंस है ये स्टेबल है सिंस दे अचीव्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये चीजें हमें पता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना, ये हम अपने से बना सकते हैं। ओके, कंपाउंड लाइक पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड आर ऑल्सो फॉर्म्ड सिमिलरली। वो भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2। कैल्शियम कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम +2, और 2 फ्लोरीन एटम, ठीक है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, 2 फ्लोरीन एटम कैल्शियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमें पता है, इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस, इन्हीं को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। From from what you have studied in subsection 6.2 and 6.2 भी है, you can infer that alkali and alkaline earth metal which have low ionization energy। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक, इसमें से एक, अल्कली में से एक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से दो, एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। विच हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी कैन कंबाइन विद हेलोजन, ये हेलोजन से कैन कंबाइन हो सकते हैं, विच हैव लार्ज इलेक्ट्रॉन लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। जो हेलोजन्स है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो अल्कली है, अल्कली, ठीक है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है। एक सेकेंड, सोडियम, हीलियम, एक सेकेंड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है ना। ये जो हेलोजन फैमिली है, सॉरी, ये जो हमारे पास अल्कली
अल्कली वाला जो जो भी सारी अल्कली मेटल्स हैं, ये सारे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है ना। और इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो हमारे हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन बड़ी अच्छी तरीके से डोनेट कर सकते हैं, और जो हेलोजन्स हैं वो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हेलोजन्स वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके बीच में अच्छा खासा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। विच हैव लार्जर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। Even oxide and sulfide of metals are known to have ionic character, ठीक है ना। ऑक्साइड मेटल, मेटल ऑक्साइड देखोगे, ठीक है ना, तो ऑक्साइड और सल्फाइड वो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनमें भी आपको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर आर पॉजिटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कि इलेक्ट्रॉन लेने पे इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, मान लो कोई एटम है एक्स, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हो और एनर्जी भी देनी पड़ रही है, तो बोलोगे हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें कैसी है, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एनर्जी निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, नेगेटिव। तो बोला जा रहा है ऑल्दो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर आर पॉजिटिव, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन को अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन दोगे, तो उसकी जो वैल्यू आने वाली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, वो कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, ठीक है ना। This is facilitated by higher lattice energy value of metallic oxide and sulfide. You will study, हम आज देखेंगे अगले सेक्शन में जो भी है 6.3.3, ठीक है ना, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है और जो मेटेलिक सल्फाइड है, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो हाइयर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हम बात नहीं करेंगे इसकी। On the basis of electronegativity value, it has been observed that if the difference in electronegativity between two atoms is more than 1.7, दो एटम बॉन्ड, दो बॉन्डेड एटम, ठीक है, दो एटम जो बॉन्डेड है, ठीक है, एटम एक मान लो एच, दूसरा एटम को एक्स मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है, these two element form compound which is largely ionic in character, तब ये जो दोनों एटम कंपाउंड बनाएंगे, वो होगा वो जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा कैरेक्टर रखेगा, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसमें। हम जानते हैं कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक, 100% कोवैलेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, दो एटम जिनके बीच दो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तो जब वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उस बॉन्ड का, ठीक है। दीज तो ठीक है। If the difference between electronegativities of two atoms has delta x less than 1.7, ठीक है ना, अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो अगर 1.7 से कम है, तब जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा होगा कोवेलेंट नेचर का, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझाने वाली तो है ही नहीं। 1.7 से अगर ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तब जो बॉन्ड होगा उन दो एटम के बीच का, तो वो होगा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है ना। और अगर 1.7 से के डिफरेंस से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, तो हम बोलेंगे कि उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट एंड नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, ये बातें हमने अपने 11th क्लासेस में भी पढ़ रखी है, ठीक है ना। The difference in electronegativity value delta x for some ionic compound are listed given below, ठीक है ना। NaCl में जो Na और Cl का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना आता है, 2.1, जो कि 1.7 से ज़्यादा है, तो ये कैसा है, आयनिक है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड में देख लो 2.3 का डिफरेंस आ रहा है, सीजियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, सीजियम का चेक करो, क्लोरीन का चेक करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। सीजियम का यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, क्लोरीन का 3 हो सकता है, सीजियम का 3 कैसे हो सकता है, सीजियम का तो लिस्ट है, तो सीजियम का 3 है, क्लोरीन का 0, सॉरी क्लोरीन का 3 है, सीजियम का 0.7, तो डिफरेंस देख लो 2.3 का आ रहा है, केबीआर में डिफरेंस देखो 2 का आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1.7 से ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस,
तो हम बोलेंगे ये आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा इन दोनों के। ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे एटम, ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर उनमें हमें वो बॉन्ड ज़्यादा आयनिक नेचर का होगा। Ionic substances exist as charged particle whether in solid or liquid state, ठीक है ना। आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो चार्ज फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है। इन सॉलिड these charged particle form an array और एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, थ्री डी क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। NaCl का थ्री डी क्रिस्टल लैटिस हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एस सोन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल 6.2 देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है, ये आपके पास सोडियम आयन को दिखा रहा है, और ये क्लोराइड आयन को दिखा रहा है। ये ब्लैक जो स्फेयर है वो क्लोराइड आयन को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो देख रहे हो कॉर्नर्स पे आपको दिख रहे हैं कौन, सोडियम, कॉर्नर्स पे सोडियम दिख रहे हैं, ठीक है ना। एजेस पे आपको देखने को मिल रहा है क्लोरीन, ठीक है ना। एजेस पे क्लोरीन देखने को मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे हर एक फेस में आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, सोडियम, ठीक है ना। और बिल्कुल अगर आप सेंटर में चले जाओ, बिल्कुल अगर आप सेंटर में चले जाओ, तो सेंटर में आपको क्लोरीन एटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। In this context, it is apt to point out that a molecule of NaCl does not exist as such. ठीक है, the formula of an ionic substance is the lowest ratio of the component ion and can be determined from the charge of the respective ions. कुछ नहीं है, बकवास ही बात भर रखी है। Thus, in sodium chloride crystals, electrical neutrality is maintained. Na plus और Cl माइनस का जो चार्ज रेशियो है वो 1:1 में आपको देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर को डिटेल में मत जाना, ये ऐसी बस यहाँ पे भेड़ रखी है, ठीक है ना, हमारे काम की चीज नहीं है। हम बस समझ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का, ठीक है ना। अगर 1.7 से ज्यादा है तो बोलेंगे हाँ, जो बॉन्ड है वो ज्यादा आयनिक नेचर का होगा। 1.7 से अगर कम है डिफरेंस तो बोलेंगे बॉन्ड जो है वो ज्यादा कोवलेंट नेचर का होगा। We shall next take up some characteristics of ionic compound देखेंगे अभी हम, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देख लेना, predict the bond nature between two bonded atom in the following compound। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल को यूज करने बोल रहा है, और अब बताओ कि सीजियम सल्फाइड कार्बन मोनोक्साइड NaF इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा, वो आयनिक नेचर का ज्यादा होगा या कोवलेंट नेचर का होगा, ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टेबल को यूज करके बताओगे। ये टेबल याद करने मत बैठ जाना प्लीज, ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पीरियड में किस तरफ बढ़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ग्रुप में किस तरफ बढ़ोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें पता ही है। व्हेन मेल्टेड और इन ए सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मेल्टेड फॉर्म में होगा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, तो क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मुझे 2 सेकंड देना तो चार्ज हो रहा है। बट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, but in solid state they are generally insulators due to very low mobility of the ions। solid state में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो हम इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं। आयंस ज़्यादा कम मोबाइल ज़्यादा मूव नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, मोबिलिटी कम होती है। The migration of ions toward electrodes explains their conducting capacity। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, एनोड और कैथोड की तरफ उसका मूवमेंट, तो वो उसकी कंडक्टिविटी को दर्शाएगा, ठीक है। The ionic compound are gradually soluble in solvent like water, ठीक है ना। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं
वो धीरे धीरे वाटर में घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। यूजुअली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, ज़्यादा देखोगे तो वाटर में सोल्यूबल ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। जरूरत नहीं है कि सारे ही आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो। In figure 6.3, we see that positive and negative ions of a ionic substances are surrounded by the sheath of water. पॉजिटिव आयन देखो ये रहा, ये नेगेटिव आयन देखो ये रहा, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर रखे हैं। ये जो चीज़ है ये वाटर मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका एक प्लस वाला पार्ट और एक माइनस वाला पार्ट, ठीक है ना। They are surrounded by sheath of water molecule in such a way that oxygen the oxygen, the negative end of water, वो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इतना बना के मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा माइनस कर दो इसको, इसको डेल्टा प्लस, इसको डेल्टा प्लस। वाटर जो नेगेटिव स्टेट में है वो क्या करेगा, वो घेरेगा किसको, प्लस वाले आयन को। तो वो घेरेगा हमारे पास सोडियम प्लस को, Na प्लस को, ठीक है ना। द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कटायन, जो कि कटायन हम बोलते हैं प्लस वाले को, ठीक है ना। एंड हाइड्रोजन द पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर, ये हमारे घेरेगा किसको, अनायन को, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो सोल्यूट है हमारे पास, सोल्यूट कौन हो गया हमारे पास, जो आयंस थे, ठीक है ना। जो प्लस और माइनस आयंस थे वो हमारे पास सोल्यूट हो गए, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो वाटर है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का ये जो इंटरेक्शन है इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। आयन आयन, ठीक है, डाइपोल, वाटर का एक डाइपोल आता है, ठीक है, वाटर एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, और इनके बीच का इंटरेक्शन। एंड इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कटायन एंड अनायन। अब ये जो कटायन है, ठीक है ना, ये जो कटायन है और ये जो अनायन है, सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद इनका खुद का आपस में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अनायन विद विद पोलर मॉलिक्यूल, विद सॉल्वेंट, ठीक है ना, विद सॉल्वेंट बोल लो। अनायन एंड कटायन का इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, इनके कारण अनायन और कटायन के आपस का इंटरेक्शन कम हो जाता है। सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड वाटर आर कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट, हम जानते हैं वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। फिगर 6.2 देख लो। हम्म। Figure 6.2, in figure 6.2, you have seen altering layers of structure containing sodium ions and chloride ion, ठीक है, one around the other। हमने देखा थ्री जो इसका सॉलिड स्टेट है, तो ये सॉलिड स्टेट में कैसे कैसे ये दोनों अरेंज है, सोडियम और क्लोरीन। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेटिंग इन आयनिक कंपाउंड, हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम सच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंस जो आयंस है वो, हाँ, मजबूती से, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इनको अगर ब्रेक करना है, ठीक है ना, इनको अगर ओवरकम करना है तो हमें हायर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए। हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हायर, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड को अगर मेल्ट करना है, बॉयल करना है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है। डिस्टेबलाइजेशन Destabilization, an ionic crystal lattice attains due to electrostatic force, is usually described in terms of lattice energy, about which we shall study in detail सेक्शन 3.3 में, सेक्शन 6.3.3 में देखेंगे आगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आयनिक रेडियाई, एक बार आयनिक रेडियाई देख लेंगे, फिर देखेंगे जो स्टेबलाइजेशन है आयनिक कंपाउंड का, वो कैसे डिपेंड करता है उनके लेटिस एनर्जी पे, ठीक है ना। तो पहले हम आयनिक रेडियाई देखेंगे अभी, ठीक। तो ये सब नॉर्मल बात आपको समझ में आएगी, आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हो जाता है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो अभी देख लेता हूँ मैं, थोड़ा टाइम क्या हो गया। तो अभी भी हमारे पास समय है, तो हम आयनिक रेडियस को कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में।
कोशिश करते हैं हो जाए। आयनिक रेडियाई, the geometrical arrangement of ions in a crystal lattice it depend on the relative size of cation and anion, which is theoretically referred in terms of ionic radii। ठीक है ना, जो आयनिक रेडियाई है वो डिपेंड करता है किस पे, आयंस के साइज पे। ठीक है ना, जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है आयंस का, ठीक है ना, क्रिस्टल लैटिस में, वो उनके साइज पे भी डिपेंड करती है, आयंस का और कटायन और आयन अनायन का साइज। ठीक है। The principle of quantum mechanics do not allow assigning definite size to an atom or ion। ठीक है ना, हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमने एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमने देखा है, तो वहाँ पे एटम को एटम की साइज को डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या है एटम की साइज। इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिमिट नहीं किया गया है कि यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसके इस पॉइंट के बाद नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक लेके चले गए हम उस चीज़ को। अगर आपको मॉडल पता होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का पता होगा, तो हम बोल सकते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉन की मिलने की क्षमता कहाँ तक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन से क्या नाम है, न्यूक्लियस से डी डिस्टेंस आने पर इलेक्ट्रॉन की क्षमता जीरो हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो चुकी है। नहीं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। अगर वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी जो रीजन है वो हमारे एटम के अंदर ही काउंट होगा। ठीक है, तो जो साइज है, एटम का जो साइज है, वो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिफाइन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर भी हम अभी इसको देखेंगे। However, for the purpose of defining crystal shape, cation and anions are assumed to be spherical। अभी हम इसको spherical मान के चलेंगे। spherical मानेंगे, इनकम्प्रेसिबल मानेंगे कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, and having a sharply defined surface, एक हम इसकी सरफेस मानेंगे जिसको हम डिफाइन कर सके कि हाँ ये है हमारे एटम का सरफेस। ठीक है, जो कि होती नहीं है। जो हम अभी मॉडल है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें हम ये चीज़ नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, बट हाँ हम अभी यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। रेडियस ऑफ एन आयन देन बिकम्स द रेडियस ऑफ सच ए स्फेरिकल चार्ज। ठीक है ना, वो जो हम स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, उस स्फेरिकल का जो रेडियस होगा वही हमारे पास रेडियस हम हमारे आयन का रेडियस बन जाएगा। चलो, यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस, a large number of ionic crystals have been studied। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड अभी हम इसके डिटेल में जानेंगे, बस जान लो कुछ मेथड है हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इसको यूज करके हमने आयंस की स्टडी करी है। ठीक है, आयंस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की है हमने। एंड देयर इंटर आयनिक डिस्टेंसेस डिटरमाइन, दो आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है उनको हमने निकाली है यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। For an ion, for an ionic substance, AB is the interionic distance। हमने मान लिया A and B is the interionic distance। AAB is assumed to be equal to sum of ionic radii। कि जो आयनिक रेडियस है ए का, एटम ए का जो रेडियस है और एटम बी का जो रेडियस है, उनको दोनों को सम कर लो तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या, दोनों आयंस के बीच की, दोनों आयंस के बीच की इंटरआयनिक डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर ए क्या है, आर ए इज दी रेडियस ऑफ आयन ए। ठीक है ना, जो कि एक क्या है, कटायन है। और आर बी इज दी रेडियस ऑफ आयन बी। ठीक है ना, जो आयन जो बी है, जो सेकंड आयन है हमारा बी, तो वो कैसा है, अनायन है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला। इन दोनों को रेडियस को जब हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं ये हमारे पास एक है, ये यहाँ पे, अरे बिल्कुल चिपका के बना दो ना, ऐसे ही बना दो। अगर ये हमारे पास रेडियस हो गया आर, ठीक है ना, आर ए बोल देना, ये हमारे पास रेडियस हो गया आर बी, तो आर ए इज द रेडियस ऑफ दिस आयन। ठीक है ना, एंड आर बी इज द रेडियस ऑफ दिस आयन, और दोनों के बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना हो गया, ये। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी, ठीक है, तो दोनों के न्यूक्लियस से नापते हैं हम। ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितनी सेपरेशन है, क्या डिस्टेंस है। It has been experimentally found that for a pair of ions having same electronic configuration known as isoelectronic pair, like NaF में देखो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है,
सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, ठीक है ना? और पोटेशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, दोनों का सेम है। तो हम इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं ये दोनों, ठीक है? There is an inverse relationship between effective nuclear charge felt by and outermost electron of an ion and its radius, ठीक है? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तब जो रेडियस होगा उसका कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इमेजिन करके देखो, माइंड आंखें बंद करो और इमेजिन करो, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा का मतलब वो ज़्यादा फोर्स महसूस कर रहे हैं न्यूक्लियस का, तो वो खिंच के रहेगा, बिल्कुल वो न्यूक्लियस से खिंचा रहेगा, मतलब कि वो श्रिंक सा रहेगा, बस ये समझ रहे हो ना मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बंधा रहेगा बिल्कुल। अ, तो वो थोड़ा सा सिंक, उसका जो साइज है आउटर मोस्ट शेल का, वो थोड़ा सिंक हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा सिंक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, बंधा रहेगा न्यूक्लियस से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब धीरे कम करो, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े लूज हो जाएंगे, जो आउटर मोस्ट सेल है वो थोड़ी सी वो एक्सपेंड कर जाएगी, थोड़ी सी वो ज्यादा बड़ी लगेगी, ठीक है? तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, वो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना? इस बात को क्या याद रखना। लेट अस अज्यूम ए प्लस जो आयन है एंड बी माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ए प्लस और बी माइनस जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों का क्या है, वो सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ बी का, बी वाले आयन का रेडियस देखो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा बढ़ाओगे रेडियस उतना ज्यादा कम हो जाएगा ना, सोच के तो देखो, ठीक है? रेडियस ऑफ ए, ठीक है, रेडियस ऑफ ए वाला अनायन, ये जो कटायन है, सॉरी ये कटायन है, इसका जो रेडियस होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड इफेक्टिव के, ठीक है? where ZA plus and ZAB minus is the effective nuclear charge felt by an electron in the outermost shell of an cation and anion, ठीक है? ये चीज आप समझ सकते हो, ये चीजें तो फील लेने की चीज है, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ाओगे तो वो जो रेडियस है, वो जो आउटरमोस्ट सेल है वो श्रिंक होके थोड़ा सा बंधा सा रहेगा, ठीक है ना? तो हम ये देख रहे हैं, एक हमारे पास ब्लैक वाला किसको डिनोट कर रहा है, तो जिसको भी डिनोट कर रहा हूँ, हाँ ये बी, ये हमारे पास अनायन है, ये ब्लैक वाला अनायन को डिनोट कर रहा है, ये जो व्हाइट वाला है ये हमारे पास एक कटायन को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना? तो देख लो कटायन का रेडियस ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कटायन का रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अनायन का रेडियस है, दोनों के रेडियस को जोड़ दो तो हमारे पास इंटरआयनिक डिस्टेंस आ जाएगा। The above equation has been used by Pauling in estimating individual ionic radii and some of the value जो भी टेबल 6.5 में दी गई है, ये जो इक्वेशन है ये याद रखना है। इक्वेशन क्या याद रखनी है यार, आप सिंपल सा बात रखिए, याद रखो कि जो रेडियस है, वो जो आया, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड जेड इफेक्टिव, ठीक है ना? तो इस चीज को यूज करके उन्होंने, पॉली ने इस चीज को यूज करके आयनिक रेडियस कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। फॉर योर इजी आइडेंटिफिकेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये कुछ दे रखा है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। In an isoelectronic system of ions, the anion with large charge has the largest radii value, while cation with the largest charge has the smallest radii, ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में की बात करते हैं, जिनमें जिनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे हो ना यार, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है? तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना, दी अनायन विद लार्जेस्ट चार्ज, अनायन, ठीक है ना, अनायन विद लार्जेस्ट चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा आप खुद सोच के देखो, आंखें बंद करो, अब सोचो, आउटर मोस्ट सेल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, नेगेटिव चार्ज ज्यादा का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना?
आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, तो वो तो आपस में रिपेल करने लग जाएंगे और थोड़ा सा सेल क्या हो जाएगा, सेल थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग जाएगा। सोच पा रहे हो ना इस चीज को? इस चीज को सोच पा रहे हो, ठीक है, तो ये थियोरेटिकल आप याद नहीं कर पाओगे। तो सोच के ये देखो, आउटरमोस्ट सेल में पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे नॉर्मली, तो हमने 3 और डाल दिए, बोले ये लो 3 और रखो। तो जो सेल है वो थोड़ी सी आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने के कारण वो जो सेल है थोड़ी सी एक्सपेंड करने लग जाएगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ, साइज थोड़ा सा उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, अनायन में जितना चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आपके पास रेडियस ज्यादा आएगा। सेल का साइज बढ़ चुका है, तो अब रेडियस ज्यादा आएगा। अब वही सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन बहुत कम कर दिए, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। अब 5 इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आंखें बंद करो सोचो, आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको हमारा न्यूक्लियस खींच रहा था। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन खींचने वाले लोग तो अभी वही है, खींचने वाले अगर 10 प्रोटॉन तो 10 प्रोटॉन अभी भी खींचेगा। तो अब आउटरमोस्ट में 5 थे, 10 प्रोटॉन उसको खींच रहा था, 5 निकल के चले गए। अब 3 प्रोटॉन बचे हैं आउटरमोस्ट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आउटरमोस्ट में। ठीक है, अब 3 को वही 10 प्रोटॉन खींचेगा, तो ज्यादा मजबूती से खींचेगा, अब ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, क्योंकि अब खींचने की, जिनको खींच रहे थे वो उनकी संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गए आउटरमोस्ट में, 3 को वो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा एज कम्पेयर टू 5। तो अब जो सेल का साइज है वो क्या लगता है, वो थोड़ा सा श्रिंक नहीं हो जाना चाहिए? तो वही बोला जा रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम आपका रेडियस आएगा। Two factors responsible for this trend among isoelectronic ions are as follows। ठीक है, दो हम ट्रेंड देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बात करी थी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ये देखो, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सारे जो आयंस है ना, ये पांचों के पांचों आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है ना, इन पांचों के पांचों आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबका सेम आएगा। पहला फैक्टर देखते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर द कटायन। ऑब्वियस सी बात है, कटायन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई है आउटर मोस्ट सेल में, कमी मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अब जस्ट मैंने अभी पहले बताया था, 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप इमेजिन करो है, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला उतना ही प्रोटॉन है जितना 5 इलेक्ट्रॉन को मिलके, 5 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन जितना, जितने प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, उतने ही प्रोटॉन अब 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट में अगर अब इफेक्टिव चार्ज देखोगे पर इलेक्ट्रॉन, तो वो बढ़ गई ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले उतने ही है, 5 इलेक्ट्रॉन को उतने उतने ही प्रोटॉन खींच रहे थे। तो आउटर मोस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो आउटर मोस्ट सेल से, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर दी कटायन देन दैट ऑफ अनायन। आउटरमोस्ट में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो जेड इफेक्टिव घट जाती है, ये बात है, आप याद रखो। आउटरमोस्ट सेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, तो जेड इफेक्टिव घटती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो जेड इफेक्टिव बढ़ती है। तो कटायंस के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनायंस। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ऑब्वियस सी बात है, अब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ज्यादा अटैक कर रहा है, तो कटायन को ज्यादा अटैक करेगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अनायन। ये चीजें आप जब इमेजिन कर पाओगे ना, तब ये आपको समझ में आएगी, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, इन एन हाईली चार्ज अनायन, ठीक है ना, वो अनायन जो ज्यादा चार्ज, मतलब 3 नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव तो आपने देखा नहीं होगा। इन एन हाईली चार्ज अनायन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज पार्शियली डिक्रीज बाय इंक्रीज इन साइज। देखो, इमेजिन करो वही वाला 5 इलेक्ट्रॉन वाला सिचुएशन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आपने 3 और डाल दिए, 8 हो गए। लेकिन 3 और डालने के कारण क्या हुआ ना, कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन था वो
बढ़ गया, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे शुरू में, आपने 3 और डाल दिए, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ गया। इस रिपल्शन को आप जानते हो, केमिस्ट्री, आप इतनी सी केमिस्ट्री का फंडा है, जहाँ पे भी रिपल्शन आ रहा है ना, तो स्टेबिलिटी वो अनस्टेबल कर देती है चीज़ों को। अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी बनती है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी लाता है और रिपल्शन चीज़ों को डिस्टेबल कर देता है, अनस्टेबल कर देता है, ठीक है? तो हमें ये जो रिपल्शन है, इसको कम करना पड़ेगा। कम करने का एक ही तरीका है, सेल की साइज़ को इंक्रीज़ कर दो। तो इन्हें हाइली चार्ज एनायन, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपने डाल रखे हैं, तो इंटर आयनिक रिपल्शन इज पार्शियली डिक्रीज बाय इंक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज को इंक्रीज करके आप इंटर आयनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को डिक्रीज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। द रेशियो ऑफ cation रेडियस टू अनायन रेडियस, cationic रेडियस टू अनायनिक रेडियस का इनका रेशियो इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग क्रिस्टल ज्योमेट्री, क्रिस्टल की ज्योमेट्री को पता करने के लिए, हाँ, आयनिक और कटायनिक का रेशियो को काम में लिया जाता है, यूजफुल होता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड एक्सरे रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट, the relationship among radius ratio, coordinate number and crystal shape is given in table 6.6, जो हमारे किसी काम की नहीं है अभी। the term RA प्लस एंड RA माइनस एफर्ट, ये अनायनिक रेडियस है, सॉरी, ये कटायनिक रेडियस है और ये अनायनिक रेडियस है। Coordination number is the greatest number of oppositely charged ions surrounding a particular ion. Uh, Figure 6.2 you show the each Cl minus ion. Figure 6.2 किधर है यार? Figure 6.2 you show that each Cl minus ions is surrounded octahedrally by 6 Na plus ion and vice versa. ठीक है ना? जो अभी ये देखा था हमने, ये 6.2, ये वाला ठीक है ना, ये हर एक जो क्लोरीन आयन है उसको 6 सोडियम आयन घेरे हुए हैं, और उल्टा भी बोल सकते हो कि हर एक सोडियम आयन को 6 क्लोरीन आयन घेरे हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस सिस्टम इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर की पर्टिकुलर कितने ग्रुप्स में घेर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं क्लास 12th में, आई थिंक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये तो पता होनी चाहिए, क्या। वैसे भी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने इसमें सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हैं क्लास 12th में। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर हर समय पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जितने भी हमने स्ट्रक्चर देखे, हर बात पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करते थे, ठीक है। तो हाँ, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर टाइप दे रखा है, ट्रायंगुलर, जो भी चीज़ें हमें, ये चीज़ें काम की नहीं है हमारे अभी, ठीक है ना। Let us see whether we get the same conclusion by using table 6.5 and 6.6। सोडियम प्लस का जो रेडियस है, सोडियम आयन का जो रेडियस है वो है 95 पिकोमीटर, क्लोरीन का इतना, तो इनका जो रेडियस रेशियो निकाला जाएगा वो आएगा 0.525। Hence, in sodium chloride crystal, each ion is octahedrally surrounded by six ion of opposite charges as per table 6.6। जो सोडियम का जब क्रिस्टल देखोगे, NaCl का जब आप क्रिस्टल सॉरी NaCl का जब आप क्रिस्टल देखोगे, तो उसमें आपको देखने को मिलता है हर एक सोडियम आयन या तो हर एक क्लोरीन आयन ये घिरे हुए हैं सिक्स डिफरेंट सिक्स, ऐसे बोलता हूँ कि हर एक सोडियम आयन घिरे हुए हैं सिक्स क्लोरीन आयन से, ठीक है ना। हर एक क्लोरीन आयन ये घिरे हुए हैं 6 सोडियम आयन से, ठीक है। तो इनका जो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 आता है, ठीक है। ये किस चीज़ का दे रखा है, H2 माइनस Gen2 प्लस, ठीक है।
For greater clarity on this generalization, consider other type of crystal structure such as tetrahedral and cubical type. Okay. Best example for these type of crystal structure are जिंक सल्फाइड और सीजियम क्लोराइड का हम देखने वाले हैं। देखने वा क्या वाले हैं, सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास हमें यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं। ठीक है। द रेडियस रेशियो वैल्यू फॉर दीज आर, जब आप जिंक और जिंक और सल्फर का रेडियस, जिंक का जो आयन है और जो सल्फर का आयन है उनका जब रेडियस रेशियो देखोगे तो आएगा 7, कितना 0.4 और सीजियम और क्लोरीन का जब रेडियस रेशियो देखोगे, ठीक है, आयंस इनके आयंस की रेडियस का रेशियो देखोगे तो वो 0.93 समथिंग आएगा। On the basis of these various ratio value, we can predict that जिंक सल्फाइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है विल प्रीफर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड सीजियम क्लोराइड का जो होगा वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ये जो यहाँ पे जो बातें चल रही है कि ऑन दी बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो हम कैसे बता पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ये ज़्यादा फेवरेबल होगा, उसका स्ट्रक्चर वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। ये अगर आप पे सॉलिड स्टेट की थोड़ी सी नॉलेज है तो थोड़ी क्या अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ये काम की बातें नहीं है, यहाँ पे बस एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हमें बस समझाने के लिए टॉपिक को बोला जा रहा है, ये सब हमारे काम की बातें नहीं है। कहीं पे हमें नहीं पूछने वाला कि इसका रेडियस रेशियो क्या है, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नहीं है हमारे काम की। Hence, in zinc sulfide crystal structure, each zinc ion is surrounded tetrahedrally by 4 sulfide ion. जिंक सल्फाइड क्रिस्टल देखोगे तो हर एक जिंक आयन जो है वो चार सल्फाइड आयन के थ्रू, ठीक है, चार सल्फाइड आयन के थ्रू घिरा हुआ है। एंड वाइस वर्सा, इसको उल्टा भी बोल सकते हो। और जो सीजियम क्लोराइड में देखोगे तो हर एक सीजियम आयन जो है वो सराउंडेड है क्या, बाय क्यूब ऑफ 8 क्लोराइड, ठीक है ना, 8 क्लोराइड आयन से ये घिरा हुआ है। एंड उल्टा भी बोल सकते हो कि हर एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ है, ठीक है। You can see that there is fair arrangement between the predicted shape and the crystal access as shown in section 5 and section 6। हमारे किसी काम की नहीं है ये बातें। A tetrahedron has 4 faces and नहीं जाननी है हमें। But radius ratio need not be overemphasized since other factors such as lattice energy and pressure also play a role in determining क्रिस्टल शेप। जो क्रिस्टल की शेप है वो बस रेडियस के रेशियो पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी भी फैक्टर्स हैं लाइक लैटिस एनर्जी, प्रेशर्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्रिस्टल के शेप को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बट हाँ, अभी तक तो हम ओवरऑल रेडियस रेशियो के बेसिस पे हम क्रिस्टल की शेप को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर देते हैं। लाइक अभी हमने जस्ट ऊपर टेबल भी देखा था कि यहाँ पे देखो रेडियस रेशियो दिया हुआ है। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 तक आता है तो रेडियस रेशियो इतना अगर आता है, इनके बीच में आता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 आएगा और जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रायंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे BN बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास दिया गया है कि रेडियस रेशियो अगर 0.225 से लेके 0.414 के बीच में रहा तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, ठीक है ना। अगला है, अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 372 के बीच में रहा तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 आएगा और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल। देन रेडियस रेशियो अगर 0.732 रहा और 0.372 और 1 के बीच में रेडियस रेडियस का रेशियो तो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, ठीक है। अगला है प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में आप कैल्शियम ऑक्साइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताना है कि कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा। आपको कैल्शियम प्लस 2 का रेडियस और ऑक्सीजन 2 माइनस का रेडियस दिया गया तो obvious सी बात है आप रेडियस रेशियो निकाल लो, ठीक है ना। आप रेडियस का रेशियो निकाल लो तो हमेशा ऊपर आयंस क्या नाम है, कटायन बाय अनायन रेशियो निकालना, ठीक है ना, क्योंकि अनायन बाय कटायन का दो तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो हमेशा कटायन बाय अनायन करना, ठीक है।
तो ये रेशियो आपका चेक कर लो कितना है, इतना। ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा कितना आता है, ठीक है ना। अगर मैं 99 को 140 से डिवाइड दे दूं, फिर भी अभी तो दिखने पे तो नहीं लग रहा ये आप कैलकुलेट करके देख लो। 99/140, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, 1 से तो कम ही आएगा। कितना आएगा? 140/99 0 पॉइंट, कितने बार में कटेगा ये? 8 बार में 800, 7 बार में काट देते हैं। 980, 10 बच गया, जीरो। यहाँ पे 100 नहीं कटेगा, जीरो लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे। ये कितने बार में कटेगा? हाँ, अब इसी बात में 7 बार में 980, तो 0.707 707 ये आ रहा। ऑक्टाहेड्रल आएगा ये, और पोजीशन नंबर 6 रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप ये याद रख सकते हो। अगर ये अगर याद रख सकते हो तो कर लो। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस देख लेंगे, 1 नंबर जाने वाला है। बस लैटिस एनर्जी को कंप्लीट कर लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगले लेक्चर में। बाय।